बीजेपी या कांग्रेस, इन दोनों में से किस जमात के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के साथ अच्छे हालात रहे, या आम जुबान में कहें तो इन दोनों में से कौन सी जमात ज़्यादा पाकिस्तान के करीब है। जब भी इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं तो एक जमात दूसरी जमात के ऊपर कोई भी मौका नहीं जाने देती जहां पर उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि ये जमात पाकिस्तान नवाज जमात है। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। Prime Minister has got ISI to investigate Pathankot. Prime Minister is going to Mr. Nawaz Sharif's wedding, and we are the poster boys. He is the poster boy of Pakistan, hugging Mr. Nawaz Sharif, calling Mr. Nawaz Sharif to his swearing in over here. राहुल गांधी जी, ये क्या हो रहा है? दिग्विजय सिंह जी आज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मणिशंकर अय्यर खड़े हैं। पिछले दिनों में पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता युवा कर रहे हैं। इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्यों ना आपके सामने थोड़ी सी रिसर्च रखी जाए कि किस पार्टी के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के साथ अच्छे हालात रहे और किस पार्टी के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब रहे, या कौन सी जमात पाकिस्तान नवाज़ है, कौन सी जमात पाकिस्तान नवाज़ नहीं है। इसके लिए मैंने 10 के करीब पॉइंट्स को चुना है। 10 इनफैक्ट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हिस्टोरिकली जो मखसूस इंसिडेंट्स हैं उनको आपके सामने मैं रखूँगा और उन पर इवेलुएट करेंगे कि किस इशू के ऊपर कौन सी पार्टी पाकिस्तान के ऊपर सॉफ्ट रही है और कौन सी पार्टी पाकिस्तान को टफ टाइम देती रही है। तो ये 10 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इसमें हम जंगों के ऊपर बात करेंगे, कश्मीर इशू के ऊपर बात करेंगे, LOC के ऊपर जो सीज़ फायर की वायलेशंस होती हैं उन पर बात करेंगे, न्यूक्लियर टेस्ट की बात करेंगे, बाबरी मस्जिद की बात करेंगे, पीस टॉक्स की बात करेंगे, समझौता एक्सप्रेस की भी बात करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट मईशत की बात होगी। उसके अलावा क्रिकेट और दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुख्तलिफ मुआहदे हैं, ये 10 इशूज़ हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे और हर इशू के आखिर में आपको बताएंगे कि इस एनालिसिस या तारीख़ी पस मंज़र में कौन सी जमात वो ज़्यादा पाकिस्तान नवाज रही है, ये पाकिस्तान पर सॉफ्ट रही है। तो सबसे पहले जंगों की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तकरीबन 4 के करीब जंगें लड़ी जा चुकी हैं और भी डिफरेंट स्कर्मिशेस थे या फ्लैश पॉइंट्स थे, बट 4 अहम जंगें रही हैं। और सबसे पहली जंग 1948 में हुई थी, उसके बाद 1965, 1971 और 1999। दिलचस्प बात यह है कि इन 4 जंगों में 3 जंगों के दौरान वो इंडिया के अंदर कांग्रेस की हुकूमत रही है और सिर्फ 1999 एक ऐसा दौर था जिसमें इंडिया के अंदर बीजेपी की हुकूमत थी। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन जंगों के हवाले से हम इन पार्टीज़ को एवेलुएट सही तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि 3 जंगें ऐसी हैं जिसमें पहले पाकिस्तान ने इनिशिएट किया था तारीख़ी तौर के ऊपर। सिर्फ 1971 की वॉर के हवाले से आप कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान की जानिब से इनिशिएट नहीं की गई थी। उसमें इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर या ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जाकर उन्होंने मुक्ति बानी को सपोर्ट किया था अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और इवेंचुअली अपनी फोर्सेस के थ्रू। उस जंग के अलावा बाकी 3 जंगों के अंदर पाकिस्तान ने सबसे पहले उस जंग को इनिशिएट किया था और उसमें से एक इंस्टेंस है 1999 कारगिल वॉर, जब इंडिया के अंदर बीजेपी की हुकूमत थी या प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी उस वक़्त वज़ीर आज़म थे। इन 4 जंगों के अलावा एक और अहम फ्लैश पॉइंट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो है सियाचिन। 1984 के अंदर जब इंडिया ने फैसला किया कि वो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अपनी फोर्सेस भेजेगा, तो उस टाइम कांग्रेस की हुकूमत थी। कांग्रेस की हुकूमत ने ये इनिशिएट किया था, इसमें इसको पाकिस्तान ने पहले इनिशिएट नहीं किया था। तो 1984 में जो सियाचिन का वाक़या हुआ था उसमें कांग्रेस ने पहल की थी और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था। और अभी भी इंडिया की फोर्सेस वहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान की फोर्सेस भी वहाँ पर मौजूद है, बट ये कांग्रेस की हुकूमत थी जिसने सियाचिन के वाक़े को सबसे पहले इनिशिएट किया था। इसके अलावा 2001 का स्टैंड ऑफ, जब इंडिया ने अपनी फोर्सेस पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर लगा दी थी, उस वक़्त बीजेपी की हुकूमत थी, वाजपेयी जी की हुकूमत थी, मगर इंडिया ने सिर्फ फोर्सेस ही बॉर्डर के ऊपर लगाई थी, मगर और पाकिस्तान को टारगेट करने का या पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी। और आखिर में एक और फ्लैश पॉइंट है 2019 का वाक़या, जब इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। फरवरी 2019 में बालाकोट के अंदर स्ट्राइक की थी। उस वक़्त आप जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत थी, बीजेपी की हुकूमत थी, और 2 ही दिन बाद पाकिस्तान ने इंडिया के एक पायलट को कैप्चर किया था। और मगर इस तमाम एपिसोड के अंदर पहल इंडिया की जानिब से की गई थी और उस वक़्त हुकूमत बीजेपी की थी। थैंक यू। सिर्फ जंगों की बात कर लें तो इसमें आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिलिट्री एक्शन लेने में
कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता है। बड़ी जंगों की बात तो हो गई, अब थोड़ी छोटी जंगों या छोटी लड़ाइयों की बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ LOC के ऊपर वायलेशंस की। LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सरहद है, उसको LOC कहा जाता है। और जब भी कोई एक फ़ौज दूसरी फ़ौज के ऊपर फायर खोलती है तो उसको सीज़ फायर की वायलेशन कहा जाता है। और इसी हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान अग्रीमेंट्स हुए हुए हैं कि वो LOC के ऊपर सीज़ फायर की वायलेशन नहीं करेंगे। इसी हवाले से हम देखते हैं कि किस पार्टी के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा अग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हुए कि ये वायलेशन नहीं की जाएंगी, और किस पार्टी के टाइम में सबसे ज़्यादा वायलेशन की गई। बट इनफैक्ट हमें अगर ये समझना हो कि किस पार्टी की पॉलिसी प्रो पाकिस्तान रही है, तो सिर्फ हम यही देख लेते हैं कि किस पार्टी के दौरे हुकूमत में ज़्यादा सीज़ फायर के अग्रीमेंट्स हुए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2000-2001 का सीज़ फायर अग्रीमेंट, जो कि BJP के टाइम में हुआ जब वाजपेयी जी हुकूमत में थे। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये दोनों ममालिक के दरमियान पहला मुआहदा था। इसके बाद 2003 में एक और मुआहदा होता है, और उस टाइम भी BJP के वाजपेयी जी हुकूमत में होते हैं। तो पहले दो मुआहदे जो हैं वो BJP के दौर में होते हैं। फिर उसके बाद एक और सीज़ फायर एग्रीमेंट होता है, बट ये 2013 में होता है। और उस वक्त इन पावर थे मनमोहन सिंह, या कांग्रेस की हुकूमत उस टाइम पर मौजूद थी। उसके बाद 2014 में एक और सीज़ फायर एग्रीमेंट होता है, जो कि 2014 से लेकर 2017 तक चलता है, और उस वक्त ताकत में BJP के नरेंद्र मोदी थे। 2018 में एक और मुआहदा होता है, अगेन BJP की नरेंद्र मोदी ताकत में है। और 2021 में एक और एग्रीमेंट होता है, अगेन नरेंद्र मोदी या BJP ताकत में है। सो अगर आपको सीज़ फायर के ऊपर अग्रीमेंट्स देखने हो कि किस पार्टी के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान से ज़्यादा अग्रीमेंट्स किए गए हैं कि अब सीज़ फायर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं की जाएगी, तो आपको BJP का पलड़ा भारी नज़र आएगा। या जिसको आपने अगर इस बैरोमीटर को देखना हो तो आपको लगेगा कि शायद BJP की पॉलिसी सीज़ फायर के हवाले से प्रो पाकिस्तानी है। तकरीबन 5 सीज़ फायर 21वीं सदी में हुए हैं, जिनमें से 4 सीज़ फायर BJP के टाइम में हुए। पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो कश्मीर की बात अगर ना की जाए तो शायद बात करना अधूरा होगा। तो कश्मीर के ऊपर देख लेते हैं कि किस पार्टी की पॉलिसी कश्मीर के ऊपर प्रो पाकिस्तानी या एंटी पाकिस्तानी रही है। एंटी पाकिस्तानी तो नहीं कहना चाहिए, बट यानी कि उसने हार्ड स्टांस पाकिस्तान के ऊपर लिया। 1947 के अंदर कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया की पहली जंग का आगाज़ हुआ था, और 1947 से लेकर तकरीबन 1989 तक आपको कांग्रेस ताकत में नज़र आती है। कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी थी इन तमाम सालों के अंदर वो बहुत अरूज पर थी। बीच में कुछ ऐसे अदवार आए जब कांग्रेस हुकूमत में नहीं थी, बट मेजॉरिटी टाइम में कांग्रेस हुकूमत में थी और नेहरू फैमिली ने इंडिया को रूल किया। दिलचस्प बात यह है कि 1948 की वॉर के बाद अभी तो बहुत ज़्यादा बात होती है कि नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया है, जिससे उन्होंने कश्मीर को अनेक्स कर लिया है। मगर दिलचस्प बात यह है कि 1954 में जब कश्मीर की एक्सेशन हुई थी विद इंडिया, यानी कि इल्हाक हुआ था कश्मीर का इंडिया के साथ, तो वो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। इंडियन पार्लियामेंट ने 1954 में ये रेजोल्यूशन पास की थी, और इंडिया की और जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने 1956 में इंडिया के साथ अपने इल्हाक को फॉर्मलाइज़ किया था, जिसको इन इफेक्ट जो है वो 1957 में आया था। सो ये सबसे पहले कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर के ऊपर हार्ड स्टांस लिया था। मगर उसके कुछ अरसे के बाद, तकरीबन 6 सालों के बाद, पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात होते हैं कश्मीर के हवाले से। 1963 में ये मुज़ाकरात हुए थे। उस वक़्त के पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तरफ से लीड कर रहे थे, मगर वो मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं। दोनों साइड्स कश्मीर के ऊपर किसी भी सलूशन की तरफ नहीं पहुँच पाती हैं। बट उस टाइम पर ताकत में कांग्रेस की गवर्नमेंट ही थी। कश्मीर के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंडिया की, या पाकिस्तान के हवाले से इंडिया की पॉलिसी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है 1989 का, जब कश्मीर के अंदर एक मुसल्लह मज़ाहमती तहरीक ने जन्म लिया, यानी कि आर्म्ड रेजिस्टेंस जो कश्मीर में स्टार्ट हुई वो 1989 के आखिर में स्टार्ट हुई थी। दिसंबर 1989 टू बी प्रिसाइज, तब ये इस तहरीक का आगाज़ हुआ था। और उस टाइम पर राजीव गांधी, जिनका ताल्लुक कांग्रेस से था, उनकी हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे थे। और जैसे ही इस तहरीक का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान ने कहा था कि हम इस तहरीक को अपनी सियासी और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, जबकि इंडिया ने इसको कंडेम किया था। मगर कश्मीर इशू का जो रेजोल्यूशन है वो उसकी एक बार फिर कोशिश की जाती है 2001 के अंदर, जब पाकिस्तानी सदर इंडिया जाते हैं और वहाँ पर आगरा समिट होती है। वहाँ पर कोशिश की जाती है कि कश्मीर के मसले को हल कर लिया जाए, मगर वो मसला हल नहीं होता है। इनफैक्ट उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा 2004 में ये बताते हैं कि 2004 में पाकिस्तान और इंडिया बहुत करीब आ चुके थे कि वो कश्मीर के मसले को रिजॉल्व कर लें BJP के दौरे हुकूमत के दौरान, मगर ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद 2019 के अंदर
जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 का, उसको रिवोक किया जाता है इंडिया की जानिब से, और ये सब कुछ बीजेपी के दौरे हुकूमत में हुआ। सो अगर आपको कश्मीर की पॉलिसी देखनी हो, उसको एनालाइज करना हो, तो आपको नजर आएगा कि दोनों पार्टियों की पॉलिसी ऑलमोस्ट एक ही लेवल के ऊपर रही है। आप तारीखी पस मंजर में ये नहीं कह सकते कि इसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी है या बीजेपी का। सो कश्मीर की पॉलिसी के हवाले से दोनों पार्टियां तकरीबन न्यूट्रल ही रही हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान। अगला पॉइंट है न्यूक्लियर टेस्ट। कौन सी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी में से कौन सी पार्टी न्यूक्लियर इश्यूज को लेकर उसका हार्ड स्टांस रहा है या पाकिस्तान के हवाले से स्टांस रहा है। सो 1974 के अंदर इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर डिवाइस को उन्होंने टेस्ट किया था, और उस टाइम पर गवर्नमेंट में थी कांग्रेस। इंदिरा गांधी उस टाइम पर ताकत में थी, और उन्होंने ये फैसला किया था कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, और दोनों मुल्कों का जो न्यूक्लियर आर्सनल है वो एक दूसरे के लिए ही बना है। सो अगर कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है तो उसका डायरेक्ट उसकी जो इम्प्लीकेशन है वो पाकिस्तान, या पाकिस्तान की तरफ से अगर न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है तो वो इंडिया होगा। सो 1974 में इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि न्यूक्लियर टेस्ट किए जाए। उसके बाद मई 1998 में जब दोबारा इंडिया ने टेस्ट किया, तो उस वक्त ताकत के अंदर बीजेपी के वाजपेयी जी थे, जिन्होंने सबसे पहले मई 1998 के अंदर ही उन्होंने टेस्ट किए थे, और उसी महीने फिर पाकिस्तान की जानिब से नवाज़ शरीफ उस टाइम पर ताकत में थे, जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। सो न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर आपको नज़र आता है कि दोनों पार्टीज़ ऑलमोस्ट आपको बराबर ही नज़र आती हैं। उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी, चाहे इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, चाहे कोई भी जमात ताकत में हो, आपको एक ही नज़र आती है। एक और इशू है बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज एक सवाल ये बनता है कि इससे पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक नहीं है, बट बाबरी मस्जिद एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से आपको बीजेपी नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एकदम उभरती हुई नज़र आई थी। वैसे तो बीजेपी का क़याम 1980s में हो गया था, बट जो उनकी गवर्नमेंट्स थी वो 1990s के स्टार्ट के अंदर उनकी कई सूबों के अंदर गवर्नमेंट बन चुकी थी। 1991 के अंदर ये इशू सामने आया। ये सेंट्रल इशू नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू नहीं था। उस टाइम पर ताकत के अंदर कांग्रेस थी, मगर जिस सूबे के अंदर बाबरी मस्जिद थी, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर बीजेपी ताकत में थी, और उसकी वजह से आपको बीजेपी के हवाले से बहुत ज़्यादा जो राइट विंग का वोट है वो आपको बीजेपी को मिलता हुआ नज़र आया, और बीजेपी ने इस इशू को आज तक बहुत ज़्यादा इसको कैश कराया। इनफैक्ट अभी हालिया जो इलेक्शन कैंपेन है, इसमें जो राम मंदिर के ऊपर बात की जा रही है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर बीजेपी को वोट लेने में राम मंदिर के इशू से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमन मुज़ाकरात। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत दफ़ा कोशिश की जा चुकी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान किसी लेवल के ऊपर पीस टॉक स्टार्ट हो, अमन हो, दोनों ममालिक आपस में ट्रेड करें, मतलब अमन शांति से रहें। और इसके हवाले से देख लेते हैं कि किस जमात ने ज़्यादा कोशिश की है या वो एफ़र्ट्स किए हैं कि पाकिस्तान के साथ अमन के साथ रहा जाए और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। सबसे पहले बात करते हैं 1990s की। मैं ये आप 1990s से पहले मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादातर कांग्रेस ही ताकत में रही है। सो 1990s से आगे की बात कर लेते हैं, जब बीजेपी जो है वो अपनी फुल ताकत में जो है वो सेंट्रल पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो नज़र आ रही थी। तो 1990 से लेकर 1994 तक फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स का आगाज़ हुआ था, और उस टाइम पर जो पार्टी ताकत में थी वो जनता दल थी, जिसको उस वक्त बीजेपी की सपोर्ट थी। आखिर में उन्होंने खैर अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली थी, मगर बीजेपी की सपोर्ट वाली पार्टी जो कि गवर्नमेंट में थी, जनता दल, उसने पाकिस्तान के साथ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स का आगाज़ किया था। उसके बाद 1997 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस का आगाज़ हुआ। वो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म आई.के. गुजराल की जानिब से किया गया था। आई.के. गुजराल का ताल्लुक ना बीजेपी से था, ना उनका ताल्लुक कांग्रेस से था, और उस कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस के अंदर कश्मीर इशू के हवाले से भी बात हुई थी कि कश्मीर इशू को भी रिजॉल्व किया जाना चाहिए। उसके बाद जो अगले मुज़ाकरात हुए वो 1999 के अंदर थे। 1999 के अंदर बीजेपी की हुकूमत थी, वाजपेयी जी ताकत में थे, और वो उस टाइम पर वो लाहौर आए थे। मीनार पाकिस्तान के ऊपर लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था, और लाहौर डिक्लेरेशन में कश्मीर का जिक्र भी किया गया था कि तमाम आउटस्टैंडिंग मसाइल इंक्लूडिंग कश्मीर उसकी रेजोल्यूशन के ऊपर बात हुई, और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से। उसके बाद 2001 के अंदर आगरा समिट होती है। अगेन बीजेपी ताकत में थी। हमने जब कश्मीर की बात की थी तो उस वक्त भी बीजेपी और ये आगरा समिट की बात की थी, तो उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए वो भी बीजेपी की हुकूमत के दौरान ही हुए। 2004 में एक सार्क समिट होती है, उसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से बहुत बात होती है। परवेज़ मुशर्रफ अपनी सीट से उठ के वाजपेयी जी के पास जाते हैं और उनसे हाथ भी मिलाते हैं, मगर उसके कुछ अरसे के बाद भी वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट है वो चली जाती है, बिकॉज वो अपना टेन्योर पूरा कर लेती है। उसके बाद 2011 के अंदर एक और टाइम आया जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो पीस टॉक्स का आगाज़ दोबारा से हुआ।
पाकिस्तान का डेलीगेशन इंडिया गया, बहुत ज़्यादा बात हुई उस टाइम के ऊपर कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो अमन लाया जाए। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खर इंडिया जाती हैं और उस टाइम पर इंडिया के अंदर कांग्रेस की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, मगर वो मुज़ाकरात भी कहीं कंक्लूड नहीं होते। और उसके बाद 2015 के अंदर ऊफा अग्रीमेंट, जिसमें दोनों ममालिक आपस में अमन को बढ़ाने के लिए और आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए बातचीत करते हैं, और उस टाइम पर बीजेपी की गवर्नमेंट होती है। सो अगर आपको पाकिस्तान के साथ पीस टॉक्स की हिस्ट्री देखनी हो तो इंटरेस्टिंगली बीजेपी, जो कि अपने आप को एक बहुत हार्ड लाइन पार्टी पाकिस्तान के हवाले से कहती है, उसमें जितनी भी फॉर्मल अटैम्प्ट्स हुई हैं पिछले तकरीबन 30 सालों के अंदर, वो तकरीबन 7 के करीब मैंने आपको बताई हैं। उन 7 में से 4 बीजेपी के टाइम में हुई हैं। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर का इशू है वो सबसे ज़्यादा अगर कभी करीब आया है रेजोल्यूशन के, तो वो बीजेपी के टाइम में था, जब वाजपेयी जी की हुकूमत थी 2004 के अंदर और पाकिस्तान के अंदर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। सो अगर आप अमन की बात करें और इस क्रिटिसिज्म की बात करें, जब बीजेपी कांग्रेस को ये कहती है कि आप पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं, वो अब उनको ये भी कहा जाता है, तो आप जब हक़ाइक़ को देखते हैं, तारीख़ को देखते हैं, तो आपको ये नज़र आएगा कि कांग्रेस के मुकाबले में बीजेपी ज़्यादा वो पाकिस्तान के साथ अमन की बात करती रही है। और यही बात इमरान खान ने भी अपने एक इंटरव्यू में बोली थी, जब 2019 के इंतखाबात में, जब उन्होंने कहा था कि जब बीजेपी की हुकूमत अगर अगली बार आ जाएगी तो चांसेस ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन कायम हो सके। समझौता एक्सप्रेस एक और इशू है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976 में इस ट्रेन का आगाज़ किया गया था और उस वक्त जब गवर्नमेंट थी तो इंदिरा गांधी कांग्रेस ताकत में थी। उन्होंने इस ट्रेन का आगाज़ किया था। पाकिस्तान और इंडिया से ये ट्रेन चलती थी, लाहौर से लेकर ये दिल्ली तक ट्रेन जाती थी और इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर हुआ करती थी, मगर 1994 के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया गया और उस वक्त भी कांग्रेस ही ताकत में थी। अगस्त 2019 में इस ट्रेन को पाकिस्तान ने यूनिलैटरली बंद कर दिया। ख़ासतौर पे जब इंडिया ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया था तो पाकिस्तान ने इस ट्रेन को बंद कर दिया था। तो अगर आप समझौता एक्सप्रेस की बात करें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान और इंडिया में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स के हवाले से आपको कांग्रेस ज़्यादा आगे नज़र आएगी, जिसने समझौता एक्सप्रेस का आगाज़ किया और आगे इसको कैरी ऑन भी किया। इकॉनमी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और इस पॉइंट को देखकर पता चलेगा कि कौन सी जमात जो है वो ज़्यादा प्रो पाकिस्तान है या प्रो पीस आप उसको कह सकते हैं। प्रो पाकिस्तान तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत मुश्किल है जो जिन अल्फाज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं अल्फाज थोड़े से जो कैलकुलेटेड यूज़ करूँ। सो इकॉनमी की बात करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पहला ट्रेड एग्रीमेंट था वो 1974 के अंदर हुआ था और 1974 या 1971 की बाद की बात है जब पाकिस्तान और इंडिया 1971 को बुलाकर आगे चलने की बात कर रहे थे। इंदिरा गांधी का दौरे हुकूमत था और उस टाइम पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ था और इस एग्रीमेंट के तहत लिमिटेड लेवल के ऊपर कॉमर्स का आगाज़ हुआ था और उसी की बेसिस के ऊपर फिर बाद में समझौता एक्सप्रेस भी चलाई गई थी। 1980s के अंदर एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड का एक एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और उस टाइम भी कांग्रेस ताकत में थी। फिर पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जब इंडिया ने 1996 में दिया तो उस वक्त भी कांग्रेस के वज़ीर-ए-आज़म नरसिम्हा राव वो ताकत में थे। पाकिस्तान ने भी खैर 2001 में पाकिस्तान की काबीना ने इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस देने का अप्रूवल दिया था, बट उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और 2019 में ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस इंडिया ने पाकिस्तान से वापस लिया। उस टाइम पर बीजेपी की हुकूमत थी, नरेंद्र मोदी ताकत में थे और ये वो वाक़या था जब बालाकोट की स्ट्राइक्स हुई। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें और आप देखें कि किस पार्टी के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है वो ज़्यादा हुई है, तो आपको अगर 2004 से देखें इस ग्राफ में तो आपको 2004 में एक बहुत बड़ा जंप नज़र आता है और ये जंप है जब कांग्रेस ताकत में आई थी, मनमोहन सिंह की हुकूमत आई थी। उन्होंने 2014 तक हुकूमत की और उनके इस टाइम के अंदर जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। जब 2014 में मोदी की हुकूमत आई तो मोदी की हुकूमत के दौरान वो ट्रेड का वॉल्यूम ज़्यादा कम नहीं हुआ, बट वो स्टेगनेंट हो गई थी। सो कांग्रेस के दौरे हुकूमत के दौरान आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड ज़्यादा बढ़ी थी। अभी खैर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ 2019 के बाद से ट्रेड ख़त्म करने का ऐलान किया था, मगर इंडिया के एक एम्बेसडर की जानिब से कुछ अर्सा पहले ये बयान दिया गया था कि पाकिस्तान ने तो ट्रेड रोक दी थी हमारे साथ, बट हमने अभी भी ट्रेड इंडिया के साथ मतलब हमारी तरफ से ट्रेड नहीं रोकी गई। सो ट्रेड के फ्रंट में आपको नज़र आएगा, ट्रेड या इकॉनमी के फ्रंट में आपको नज़र आएगा कि कांग्रेस कहीं ज़्यादा आपको प्रो पाकिस्तान नज़र आती है और उन्होंने पाकिस्तान को इंगेज किया है, पाकिस्तान के साथ ट्रेड की है, एग्रीमेंट्स किए हैं, पैक्ट्स वगैरह साइन किए हैं। और बीजेपी की अगर आप तारीख देखें तो आपको बीजेपी बहुत कम नज़र आती है कि इकॉनमी के लिहाज से पाकिस्तान को वो इंगेज करे।
कांग्रेस ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी दिया, उन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी बढ़ाई और ट्रेड एग्रीमेंट्स भी किए, और उसके मुकाबले में बीजेपी थी जिसने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस 2019 में वापस लिया। क्रिकेट, आई थिंक ये इकॉनमी से भी बड़ा इशू है। क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू रहा है, और जब भी टेंशन हुई हैं तो सबसे पहले जो कैजुअलिटी रही है वो क्रिकेट रही है। जब भी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो क्रिकेट सबसे पहले हिट होती है। सो मैंने उन एरियाज़ के ऊपर थोड़ी सी हिस्ट्री निकाली है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल मैचेस को रोका गया और वो उस टाइम पर कौन ताकत में था। सबसे पहला इंस्टेंस आपको 1961 से लेकर 1978 के दरमियान मिलता है, जब दोनों मुल्कों के दरमियान वैसे क्रिकेट बहुत कम हुआ करती थी, बट उस टाइम पे 1965 और 1971 की जंग हो रही थी, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान क्रिकेट जो है वो नहीं हुई, और उस टाइम के ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट में थी। मगर 1978 में इंटरेस्टिंगली जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट रीस्टोर हुई तो उस टाइम पर जनता पार्टी ताकत में थी, और जनता पार्टी वही पार्टी थी जो कि कांग्रेस के मुखालिफ थी, और उसके कई लीडर बाद में जाके उन्होंने बीजेपी को बनाया। इनफैक्ट वाजपेयी भी जनता पार्टी के ही एक लीडर हुआ करते थे। उसके बाद 1990 से लेकर 1997 तक एक ब्रेक आता है। दिसंबर 1989 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आखिरी सीरीज़ हुई थी, और उसके बाद जो है वो 8 साल का एक पॉज आया, और 1989 में जनता दल जो है वो ताकत में थी। जनता दल कांग्रेस के मुखालिफ पार्टी थी, बट उसको बीजेपी से अलाइन करना शायद थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेच हो जाए। फिर 1999 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक और पॉज आता है 1999 से लेकर 2004। इस वक्त बीजेपी ताकत में थी, वाजपेयी ताकत में थे, और उस वक्त क्रिकेट का एक जो है फुल स्टॉप लगा दोनों ममालिक के दरमियान। 2004 में बाद में मनमोहन आए, तो उसके बाद मनमोहन सिंह के बाद जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट सीरीज़ हुई। पाकिस्तान ने इंडिया जाना शुरू किया, इंडिया ने पाकिस्तान आना शुरू हुआ, पाकिस्तान ने IPL में भी हिस्सा लिया। मगर 2008 के अंदर मुंबई अटैक्स के बाद मनमोहन सिंह ने क्रिकेट को रोक दिया, और 2008 से लेकर 2011 तक कोई क्रिकेट नहीं हुई, और इस फेज़ के अंदर कांग्रेस ताकत में थी। उसके बाद 2013 से लेकर अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं हुई। 2013 के अंदर मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, मगर उसके बाद इस बैन को इंडिया ने जारी रखा है। इसके अलावा बायलैटरल सीरीज़ के अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेट है उसमें एक IPL भी एक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज IPL का जब आगाज़ हुआ था तो उसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने हिस्सा लिया था। उस इनॉग्रल सीज़न के बाद से पाकिस्तान ने IPL के अंदर कोई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को IPL में आने की इजाज़त नहीं दी गई, और उस वक्त ताकत के अंदर कांग्रेस थी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। सो मैंने आपको तकरीबन 6 के करीब जो है वो इंस्टेंसेस बताए हैं जहां पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट को सस्पेंड किया गया है, और इन 6 में से 4 अदवार ऐसे हैं जब कांग्रेस ताकत में थी। तो क्रिकेट के अगर फ्रंट पे देखें तो आपको लगेगा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ ज़रा एक टफ स्टांस लिया है क्रिकेट के ऊपर, के क्रिकेट को बैन किया, बट इसमें कांग्रेस की अपनी पॉलिसी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि उस टाइम पर दोनों ममालिक के दीगर हालात क्या थे। जैसे 1961 से लेकर 1978 तक जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट नहीं हुई, उसमें दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो जंग हो रही थी, जिसकी वजह से क्रिकेट ना हो पाई। आखिरी पॉइंट है बायलैटरल एग्रीमेंट्स या पैक्ट्स का। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत से मुआहदे मौजूद हैं, बट मैं आपके सामने तकरीबन 3 सबसे अहम मुआहदे में रखना चाहता हूँ जो कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करते हैं, और उसमें देखते हैं कि कौन सी पार्टी के टाइम पे कौन सा मुआहदा हुआ। सबसे पहले 1950 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे पहला मुआहदा हुआ था जिसको प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ पैक्ट कहा जाता है, जिसमें दोनों ममालिक ने ये एक दूसरे से अग्री किया था कि जो मुहाजिरीन आए हैं, जिन्होंने जो पाकिस्तान से इंडिया गए हैं या इंडिया से पाकिस्तान आए हैं, दोनों ममालिक पर लाजिम है कि उनकी प्रोटेक्शन करे। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की हिफाजत की जाए, सिखों की हिफाजत की जाए, और इंडिया के अंदर सिखों की हिफाजत की जाए और मुसलमानों की हिफाजत की जाए। और ये अग्रीमेंट हुआ था नेहरू की गवर्नमेंट में, जो कि कांग्रेस के लीडर थे, और नेहरू के बाद फिर इनफैक्ट उनकी जो बेटी हैं वो ताकत में रही, और उन्हीं की फैमिली अभी भी जो है वो राहुल गांधी उन्हीं की फैमिली में से हैं। इंटरेस्टिंग बात एक बताऊं मैं कि जब ये अग्रीमेंट हो रहा था तो उस वक्त एक जो कैबिनेट मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने इस अग्रीमेंट के अगेंस्ट, इसके प्रोटेस्ट में उन्होंने अपनी जो कैबिनेट पोस्ट है वो छोड़ दी थी, और वो शख्स थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि इनफैक्ट फाउंडर थे बीजेपी के। वो उस वक्त पाकिस्तान के साथ इस पैक्ट के ख़िलाफ़ थे। उसके बाद एक और अग्रीमेंट है, वो 1960 का अग्रीमेंट है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ भी हो जाए, मतलब जंग छिड़ जाए, क्रिकेट ना हो, बट एक मुआहिदा है जो कि हमेशा इन्फोर्स रहा है, और वो है इंडस वाटर ट्रीटी। खैर अब इंडिया तो बात कर रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज़ किया जाए, बिकॉज इससे पाकिस्तान को, उन्हें लगता है हो रहा है, वो पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। बट ये ट्रीटी जब हुई थी तो उस टाइम भी नेहरू गवर्नमेंट में थे। वो वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान करवाई थी, और कांग्रेस उस टाइम में आपको ताकत में नज़र आती है।
उसके बाद 1988 के अंदर एक और अहम अग्रीमेंट हुआ था जिसमें दोनों ममालिक ने ये एग्री किया था कि एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर कोई अटैक नहीं किया जाएगा। और ये माहिदा जब हुआ था तो उस टाइम कांग्रेस ताकत में थी, राजीव गांधी उस टाइम पर ताकत में थे। सो ये 3 पैक्ट्स मैंने आपको गिनवाए। इन तीनों पैक्ट्स के अंदर आपको कांग्रेस ताकत में नज़र आती है, जिसमें आपको लगता है कि जो सब्सटेंटिव काम है ना, जैसे इकॉनमी हो गई या अग्रीमेंट्स हो गए, उसमें आपको कांग्रेस का पलड़ा प्रो पाकिस्तानी होने के लिहाज से ज़्यादा नजर आता है। अब आखिर में आपको मैं फाइनल रिजल्ट्स में बता देता हूँ कि इन 10 पॉइंट्स को अगर आप कैलकुलेट करें तो कौन आपको ज़्यादा प्रो पाकिस्तानी नज़र आएगा। इन 10 फ्रंट्स में से 3 ऐसे टॉपिक्स थे जिसके अंदर आपको कांग्रेस को लगता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर सॉफ्ट है। उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? उसमें समझौता एक्सप्रेस, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट ही उसका कांग्रेस ने किया था, तो जो है वो समझौता एक्सप्रेस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद इकॉनमी और ट्रेड, सबसे ज़्यादा अग्रीमेंट या जो ट्रेड है सबसे ज़्यादा जब बढ़ाई गई है तो वो कांग्रेस के टाइम में बढ़ाई गई है। पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी कांग्रेस ने दिया था। और तीसरा, जैसे हमने भी बात की, वो है कि बायलैटरल पैक्ट्स और ट्रीटीज़ भी कांग्रेस के टाइम में सबसे ज़्यादा हुई थी। सो 3 फ्रंट्स के अंदर 10 में से आपको जो है वो कांग्रेस नज़र आती है जो कि सॉफ्ट है पाकिस्तान के ऊपर। अब बीजेपी के हवाले से बात कर लेते हैं कि वो किन इश्यूज़ पर सॉफ्ट है और कितने इश्यूज़ पर सॉफ्ट है। सो 10 में से 4 इश्यूज़ ऐसे हैं जिस पर आपको बीजेपी पाकिस्तान के ऊपर सॉफ्ट नज़र आती है या थोड़ी सी फ्लेक्सिबल नज़र आती है। उसमें क्रिकेट की मैंने आपको जैसे बताया कि जो ज़्यादातर बैन लगे थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट के ऊपर, वो ज़्यादा कांग्रेस के टाइम में लगे थे। सो बीजेपी यहाँ पर आपको सॉफ्ट नज़र आती है। फिर पीस टॉक सबसे ज़्यादा बीजेपी के टाइम में हुए थे। सीज फायर्स के ऊपर जो अग्रीमेंट हुए हैं वो सबसे ज़्यादा बीजेपी के दौर में हुए हैं। और वॉर्स और डैमेज अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो कांग्रेस के टाइम में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान 2 हिस्से बना, फिर सियाचिन भी पाकिस्तान से चला गया। तो ये 4 पॉइंट्स के ऊपर आपको इंडिया सॉफ्ट नज़र आता है। और ये वो 4 पॉइंट्स हैं जो कि जंग के हवाले से इनका ताल्लुक है या जो कि हार्ड प्रेसिंग इशूज़ हैं, हार्ड कोर इशूज़ हैं। सो इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। सो आई थॉट कि मैं आपको बताऊं, और मेरी स्टडी के हवाले से इन 10 में से 7 टॉपिक्स के में जो मैं आपको बताया उनमें से 3 पर जो है वो तीनों, ये दोनों पार्टीज न्यूट्रल है। 10 में से 4 पॉइंट्स के ऊपर बीजेपी सॉफ्ट है पाकिस्तान की तरफ और 3 पॉइंट्स के ऊपर कांग्रेस पाकिस्तान के ऊपर सॉफ्ट है। अब ये आपका फैसला है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जो है वो सॉफ्ट है, कौन सी पार्टी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बातें ही करती है और कौन सी पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ सब्सटेंटिव काम करती है। पाकिस्तान की इसके ऊपर क्या पॉलिसी रही है वो आपको किसी और वीडियो में बताएंगे।